जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा फिर से पॉलिटी का एक और नया लेक्चर हम लेकर आ गए हैं। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी, वो लेक्चर आपने नहीं देखे, तो जाके पहले वो लेक्चर देखें, फिर ये वाला लेक्चर समझें, आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपना, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर है किस पे, पार्ट फाइव जो है, पार्ट फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे हम। पार्ट फाइव में क्या क्या है। सो पार्ट फाइव मेनली किसकी बात करता है, किसके बारे में हम पार्ट फाइव में पढ़ते हैं, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सबको पता होगा कि एक होती है जो कि राज्यों में सरकार होती है, जैसे कि यूपी में होगी, राजस्थान में होगी, मध्य प्रदेश में होगी। और वैसे ही एक ही जो सरकार होती है वो कहाँ पे, सेंटर में होती है। जैसे कि अभी करंट में जो है बीजेपी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में, ठीक है। अभी नेक्स्ट इलेक्शन होने वाली है, जल्दी अप्रैल तक इलेक्शन जो है वो हो जाएगी। उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी बारे में जब हम बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जो भी रनिंग गवर्नमेंट है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट में गिनते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तब हम बात करते हैं पूरे पार्लियामेंट की। पूरे पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, पूरे पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट का हेड कौन होता है। कहने को तो पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। हर जैसे कि लोकसभा होती है तो राज्यसभा होती है, उनके भी अपने अपने हेड होते हैं। लेकिन पार्लियामेंट का जो मेन हेड है वो कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। और उसी के बाद सेकंड जो है वो कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, जिनको कि हम लोकसभा का हेड भी बाद में चुना जाता है, और राज्यसभा का जो हेड होते हैं वो तो वाइस प्रेसिडेंट होते ही है। उसको भी हम समझेंगे किस तरीके से वो होता है। अब हम चलते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हम उसमें क्या क्या पढ़ते हैं। उसमें हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो रनिंग गवर्नमेंट है उसके बारे में, किस तरीके से जो एमपी हैं वो चुने जाते हैं, ठीक है। जो राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से चूज किया जाता है, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से चूज किया जाता है। तो इसमें हम मेनली पढ़ते हैं आर्टिकल 52 से लेकर 161 तक। आर्टिकल 52 से लेकर 161 तक ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। इसमें प्रेसिडेंट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, ठीक है, उन सबको हम इसमें पढ़ेंगे। देन हाई कोर्ट भी आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के डिवीजन होती है, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होती है, हम उसको डिटेल में समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट से, क्योंकि ये पूरा एक ही लेक्चर में समझना पॉसिबल नहीं होगा। सो वन बाय वन इनको लेक्चर्स में तोड़ते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट को समझते हैं, प्रेसिडेंट जो कि 52 से लेकर 61 तक, और 62 में अगर पहले वाले जो प्रेसिडेंट है उनका टाइम पीरियड जो है वो पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट को किस तरीके से लाया जाएगा वो 62 में समझते हैं। सो आज 52 से लेकर 62 तक समझते हैं। देन उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पे जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट को समझेंगे किस तरीके से उनके इलेक्शन और वो सब कुछ होता है। और देन हम नेक्स्ट जो भी उससे आगे होंगे उनके ऊपर जाएंगे। सो तब तक के लिए हम सबसे पहले प्रेसिडेंट समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है आर्टिकल 52। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है, आर्टिकल 52 कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करता है, जो इंडिया के प्रेसिडेंट होंगे उसकी बात करता है। और जो प्रेसिडेंट है सबको पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेसिडेंट जो है वो देश के हेड हैं, लेकिन कौन के, औपचारिक तौर पे उस पर हम बात करेंगे। औपचारिक तौर पे किस तरीके से, मेनली अगर देखा जाए तो पहले प्रेसिडेंट की हम ये बात करते हैं कि जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो किसके बेसिस पर जाते हैं, कौन हमें जो है वो प्रोवाइड करवाता है, जो उसका पासवर्ड हमारा बनता है तो उस पर जो हेड है वो कौन होगा, वो प्रेसिडेंट हमेशा हेड होते हैं। हमारे पासपोर्ट पर किसके जो साइन होते हैं, वो प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। वैसे अगर प्राइम मिनिस्टर भी अगर देश से बाहर जाते हैं तो उनके लिए भी प्रेसिडेंट के ही बिहाफ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो बाहर जाते हैं तो उनके भी पासपोर्ट पे किसके साइन होते हैं, प्रेसिडेंट के। लेकिन प्रेसिडेंट का खुद का पासपोर्ट नहीं होता, क्योंकि वो राजा है और राजा का जो है पासपोर्ट नहीं होता। सो इंडिया के जो राजा है या फिर जिनको हम प्रेसिडेंट कहते हैं उनका जो कि पूरा कंट्रोल होता है किस पे, पूरे देश पे। हालांकि वो औपचारिक प्रधान है, जो वास्तविक प्रधान है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कई देश ऐसे होते हैं जैसे कि यूएसए जैसे दो देश हैं, वहां पे जो औपचारिक और वास्तविक प्रधान एक ही होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, वहां के प्रेसिडेंट जो भी होंगे, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ वास्तविक जो प्रधान है, जो प्रधान होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर, और जो औपचारिक होंगे वो होंगे कौन, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो औपचारिक है, उनके हाथ में सिर्फ जो कि देश को रन करना है, लेकिन पावर्स जो है वो मेनली पावर्स जो है पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं होती। पावर्स जो है किसके हाथ में, पीएम के हाथ में, और बाकी जो देश की बागडोर है वो है किसके हाथ में, प्रेसिडेंट। मेनली कहा जाए तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे देश चलता है, प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर्स नहीं होती। हाँ, बट लास्ट साइन जो है वो प्रेसिडेंट को करने होते हैं कि कुछ भी बिल पास होगा, ठीक है। जब कोई बिल आता है, ठीक है, कहाँ पे आता है, पार्लियामेंट में आता है। पार्लियामेंट में अगर वो बिल पास होता है तो वो किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास। और अगर प्रेसिडेंट उसको पास कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। तो मेनली हर जो बिल आएगा वो प्रेसिडेंट से ही पास होगा, बट प्रेसिडेंट को वो बिल जो है वो पास करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट को किसने चूज करा है, रनिंग जो गवर्नमेंट होगी मेनली तो उसी का रोल होगा, क्योंकि जिसके पास 271 सीट्स होंगी जाहिर सी बात है वही तो प्रेसिडेंट को भी बनाएगा।
और फिलहाल अगर रनिंग की बात करें तो बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, तो जो प्रेसिडेंट होगा वो भी उन्हीं का होगा। सो उनको जो प्रेसिडेंट अगर उनका है तो फिर बिल भी तो उनको पास करना ही होगा। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर बिल लेकर आएंगे या फिर उनकी जो सरकार बिल लेकर आएगी वो प्रेसिडेंट को मानना ही होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट कौन बनाता है, सरकार ही तो बनाती है। देन इसके बारे में हमने समझा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 में हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। जो एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की जो पावर है, यूनियन की मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है उसकी बात करते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट तो बिल्कुल वो है, लेकिन प्रेसिडेंट को भी जो भी करना होगा वो किसकी सलाह पे करेंगे, वो करेंगे जो गवर्नमेंट होगी, वो गवर्नमेंट पार्लियामेंट से सलाह लेंगे कि क्या इस चीज को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इसमें एग्जीक्यूटिव की जो पावर है, मेनली एग्जीक्यूटिव की बात करें तो तीन टाइप की चीजें होती है। एक होती है हमारे पास जुडिशरी, हमने पिछले लेक्चर में समझा था, ठीक है। एक जुडिशरी, एक लेजिस्लेचर और एक एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट जैसी चीजें आ गई, ठीक है। लेजिस्लेटिव में हमारे पास आता है लेजिस्लेचर, इसको कहते हैं, जिसमें अपोजिशन, ठीक है, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों। और सेम हमारे पास आता है एग्जीक्यूटिव, जो कि रनिंग गवर्नमेंट होती है। तो रनिंग गवर्नमेंट को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। जैसे कि अभी रनिंग गवर्नमेंट कौन सी है, बीजेपी है, या फिर कह सकते हैं एनडीए की रनिंग गवर्नमेंट है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देन हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड है आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी हम समझेंगे कि इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है वो किस तरीके से होती है। तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन किस तरीके से होती है ये काफी चर्चा में रहता है, क्योंकि काफी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आपको समझना जरूरी होते हैं, इतना आसान नहीं। आर्टिकल 54 और आर्टिकल जो 55 है दोनों ही लिंक करते हैं। आर्टिकल 55 है मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो किस तरीके से जो मैनर रहता है, क्या तरीका रहता है, इसमें पढ़ा जाता है इलेक्शन किस तरीके से होती है, और इसमें मैन की इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरीके से होता है। तो आर्टिकल 55 और आर्टिकल 54 को हम एक ही बार में पढ़ लेते हैं, ठीक है, डिटेल में। ये याद रखें, 54 में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है और 55 में मैनर है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब हम समझते हैं इन दोनों को कंक्लूड करके, इलेक्शन को और किस प्रोसेस जो है दोनों को समझते हैं किस तरीके से वो होता है, उसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। सो अब सबको पता होगा जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं। एक होता है कौन कौन सा, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, ठीक है, और एक राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा जो कि लोगों का, और राज्यसभा में जहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। लोकसभा में ऐसे मेनली देखा जाए तो लोकसभा में ऐसा नहीं कि लोकसभा में पढ़े लिखे लोग नहीं होते, बट राज्यसभा में जो लोकसभा से काफी अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि वहां पे आते ही कौन, जैसे कि हम इधर ही पढ़ेंगे कि जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो 12 तो नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। नॉमिनेटेड मतलब कि उनको प्रेसिडेंट चूज करते हैं, वो कहीं पे इलेक्शन लड़के नहीं आते, उनको कोई चूज नहीं करता, उनको कौन, डायरेक्ट प्रेसिडेंट चूज करते हैं। तो प्रेसिडेंट चूज करते हैं किसको, साइंटिस्ट होगा कोई, जैसे कि फिल्म जगत में अगर कोई मशहूर व्यक्ति है, ठीक है, या फिर जैसे सचिन तेंदुलकर जैसे लोग जो कि क्रिकेट में इतिहास रच के आए हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जाता है किसके थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है वो राज्यसभा में, तो जाहिर सी बात है राज्यसभा में ज्यादा पढ़े लिखे लोग या फिर ज्यादा जो कि अपनी फील्ड के जो माहिर होंगे वो होंगे। वहीं लोकसभा में जो लोग होते हैं वो आम लोगों के द्वारा चूज किए जाते हैं। वही राज्यसभा में जो लोग होते हैं वो चूज होते हैं कहाँ से, वो स्टेट के जो एमएलए होते हैं उनके थ्रू, ठीक है। बादल एक ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो प्रेसिडेंट की जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो हम इसकी चर्चा करते हैं कि प्रेसिडेंट की जब इलेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग वोट नहीं देते, बट हमारे ही वोट से वो बनते हैं। अब ये बोलोगे कि हम तो कभी वोट देते हैं ना प्रेसिडेंट की इलेक्शन। तो एक होती है डायरेक्ट इलेक्शन और एक होती है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट के लिए जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट नहीं है, हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं करते, बट हाँ हमारे बिहार पे जो जैसे कि एमएलए हुए, एमएलए को किसने वोट करा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को कहा था, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको किसने वोट करा है, उनको हमने वोट करा, इसलिए वो एमपी और एमएलए बने। वो हमारे बोर्ड से बने और उनके बोर्ड से जो है प्रेसिडेंट चूज किए जाते हैं। किस तरीके से होते हैं ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, सेंट्रल पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो उसमें एक लेजिस्लेटिव लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। लोकसभा में 540 मेंबर्स हैं। कई बार पेपर में क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछा जाता है कि कितने मेंबर्स हैं, तो ये भी याद रखेंगे। छोटे जो पेपर्स होते हैं 4th क्लास वगैरह, ठीक है, या फिर जीडी के, एमटीएस के, उसमें ये पूछा जाता है कि 5 हो कितने लेजिस्लेटिव जो लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, तो 540 मेंबर्स, और राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं। 2026 तक शायद इसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी नई जैसे कि नया पार्लियामेंट रखा विस्ता, तो बड़ा बनाने का यही कारण है, क्योंकि 2001 के बाद जो सेंसिस है वो रोक दी गई। जो उनकी लोकसभा में जो लोगों की जो इलेक्टेड होते थे उनकी संख्या बढ़ानी थी, लेकिन बढ़ाई नहीं गई। क्यों नहीं बढ़ाई गई, क्योंकि पार्लियामेंट छोटा था, इसलिए पार्लियामेंट बड़ा किया गया। अब 2026 में शायद 2026 तक इनको बढ़ाया है। राज्यसभा में 700 कुछ बनाए जा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, अभी पक्का उसके लिए नहीं है, ठीक है, 745 तक। इसी में कहते हैं कि लोकसभा में सबसे पहले किया गया था 2 एंग्लो इंडियन जो है किए जाते थे,
अभी एंग्लो इंडियन ही नहीं है। एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं? एंग्लो इंडियन जैसे कि ब्रिटिश यहाँ पे रूल करके गए, फ्रेंच यहाँ पे रूल करके गए, तो उनसे उन्होंने क्या करा, इंडिया में आके शादी करी। शादी किस लिए की? और विकसित कर सके वो खुद को यहाँ पे, और विकसित करके उनके जो बच्चे हुए तो उनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन, जो कि महिला जो है वो इंडियन है और जो उसका बाप है वो कहाँ का? यूरोपियन है, तो एंग्लो इंडियन उसको कहा गया। बट एंग्लो इंडियन इसमें बोर्ड नहीं कर सकते, किसमें? प्रेसिडेंट में। ऐसा पहले प्राविधान था। अब क्या है? एंग्लो इंडियन ही नहीं है, क्योंकि अभी 100 साल, जल्दी 100 साल होने वाले हैं देश को आजाद होने के लिए, थोड़ा ही टाइम रहा है, ठीक है। तो इतने वर्ष तक अभी कोई भी एंग्लो इंडियन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उनका कोई बेटा होगा जो फ्रेंच या किसी का ब्रिटिशर का है, तो उसने तो इंडिया में शादी करी हुई, तो पहले वो इंडियन का सिटीजन था, उसने इंडियन से शादी करते हुए तो टोटली इंडियन होगा, उनका बच्चा होगा वो तो कम्प्लीट इंडियन है। तो एंग्लो इंडियन ही खत्म कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन के जब हम आगे पढ़ेंगे तो एंग्लो इंडियन के लिए भी प्रावधान थे, उनको किस तरीके से ऐड किया था। बट अब एंग्लो इंडियन ही नहीं है, तो इसमें प्रेसिडेंट की बात करना ही वो है। बट हाँ, आपको बता देता हूँ क्योंकि ये पहले था। अब टोटली उसके बाद 12 जो होते हैं, ठीक है, राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 12 जो होते हैं वो खुद प्रेसिडेंट चूज करते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा वो चूज किए जाते हैं, जैसे मैंने बताया कुछ नोवेल्स जैसे कि राइटर हो गए, पोइट्स हो गए, सिंगर हो गए, ठीक है, अपने मतलब अपनी फील्ड के जो भी फेमस पर्सन होते हैं उनको चूज किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और वो जो 12% है वो बोर्ड नहीं कर सकते। लोकसभा के 540 मेंबर्स जो है वो बोर्ड कर सकते हैं, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, वो कट कर दिए। तो बाकी के लोग जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बोर्ड करते हैं। राज्यसभा के सभी लोग बोर्ड करते हैं, सिर्फ 12 जो नॉमिनेटेड होते हैं वो नहीं करते। उसी के बाद जब हम स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, स्टेट में जब हम बात करते हैं तो विधान परिषद या फिर विधानमंडल की जब हम बात करते हैं तो उसमें 2 टाइप के होते हैं, हर उसमें नहीं होते। मेनली देखा जाए तो स्टेट्स में सिर्फ एक ही टाइप का जो है पार्लियामेंट देखा जाता है, ठीक है। स्टेट जो होता है पार्लियामेंट नहीं बोलते, तो ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली इसको बोलते हैं। तो असेंबली सिर्फ एक ही टाइप की देखी जाती है लेजिस्लेचर में, ठीक है। बट कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर 2 टाइप की है। टोटल कितनी स्टेट्स हैं? 6 स्टेट्स हैं जहां पे की, सॉरी 8 स्टेट्स हैं जहां पे की 2 जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। इनमें से तेलंगाना का कहना है कि हमें जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चा होता है, तो लेजिस्लेटिव उसकी हमें जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो जबकि काम जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली कर रही है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बोर्ड कर सकती है। और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी एक एंग्लो इंडियन हुआ करता था पहले, जो कि अभी एंग्लो इंडियन ही नहीं है, तो यहाँ पे भी एंग्लो इंडियन की बात ही नहीं होगी। सो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो भी प्रेसिडेंट के उसमें बोर्ड करती है। बट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बोर्ड नहीं करती। लेजिस्लेटिव काउंसिल क्योंकि हर स्टेट में है नहीं, तो 8 स्टेट्स में है, तो 8 स्टेट्स के बेसिस पर तो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, तो बाकी की स्टेट्स भी हैं, तो बाकी की स्टेट्स को भी तो देखना है, और बाकी की स्टेट्स को देखोगे तो उसमें तो है ही नहीं है। तो इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो इसमें भागीदार नहीं है, वो इसमें भाग नहीं लेती, वो इसमें पार्ट नहीं लेती। तो कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो बोर्ड करता है वो कौन कौन करता है? एक तो लेजिस्लेटिव लोकसभा, राज्यसभा जिसमें कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एमपी होते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें कि कौन होते हैं? एमएलए। लेजिस्लेटिव असेंबली में मेनली कौन होते हैं? एमएलए। और इधर क्या होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में? लेजिस्लेटिव काउंसिल में एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि हर स्टेट के नहीं होते, सिर्फ 8 ही स्टेट्स के हैं। तो बोर्ड करने वाले कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर और लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें कि एमपी और एमएलए मेनली देखे जाते हैं। सिर्फ एमपी और एमएलए के द्वारा ही बोर्ड जो है वो किया जाता है। एमपी की कितनी पावर होती है और एमएलए की कितनी पावर होती है बोर्ड में, मतलब कि कितनी वो बेटे दिखी जाते हैं, उसको हम समझते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्शन जो होता है, जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है वो तो प्रोपोर्शनल बेस है। अब प्रोपोर्शनल वे क्या होता है? प्रोपोर्शनल वे को समझने के लिए हमें इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। प्रोपोर्शनल वे में जब भी प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है तब क्या किया जाता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट इस तरीके से दिया जाता है कि एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल की 3 पर्सन जो है वो खड़े हुए, ए बी सी तीनों खड़े हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और जब मैं उनको वोट करूंगा, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मुझे वोट करना है उनको, तो मैं क्या करूंगा? ए को भी वोट करूंगा, बी को भी वोट करूंगा और सी को भी वोट करूंगा। किस तरीके से कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, मेरी सेकंड प्रायोरिटी क्या है, मेरी थर्ड प्रायोरिटी क्या है। मैं जब उसको उनको वोट करूंगा तो मैंने ए को मान लो कि सेकंड पे रखा, बी को फर्स्ट पे रखा और सी को थर्ड पे रखा। इस तरीके से वोट करते हैं जितने भी एमएलए या फिर एमपी जो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के, वो इस तरीके से वोट करते हैं कि प्रोपोर्शन रहे, प्रायोरिटी दी जाए तीनों को। जितने भी खड़े हो, 3 हो 4 हो, 2 हमेशा मेनली देखा है तो 2 ही खड़े होते हैं, एक अपोजिशन का एक रूलिंग का, ठीक है। तो उस तरीके से वो बोर्ड किया जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं, तो ए खड़ा है, तो मान लो कि हमारे पास 4 पर्सन है जो बोर्ड करने वाले, टोटल नहीं जाएंगे क्योंकि इतने तो कितने हैं 545 यहाँ पे हो जाएंगे, 245 यहाँ पे। लेजिस्लेटिव असेंबली के तो हर किसके देखेंगे तो कितने हो जाएंगे? बिहार के 84 हैं, यूपी के कितने हो जाएंगे, फिर बिहार के हो जाएंगे, जम्मू के हो जाएंगे, राजस्थान के हो जाएंगे। तो इतने पर्सन को हम सुन ना कि कौन कौन इसको वोट, वैसे भी हमको तो पता ही नहीं है कि कौन किसको वोट करने वाला। तो एग्जाम्पल देते हैं,
फॉर एग्जाम्पल 4% है बोर्ड का प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो ए बी सी को वोट मिले, ए को पहले ने 3 दिया, दूसरे को पहले पे रखा उसने, सेकंड पे सी को रखा, थर्ड पे ए को रखा, तो ये वोट दिए उन्होंने। अब हम देखते हैं जब इनकी वोटिंग होगी तो किस तरीके होगी। वोटिंग होगी कि सबसे पहले वो देखा जाएगा कि सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी है वो किसकी, फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी किस किस को मिली है। इनको एक बार भी फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी नहीं मिली है, इनको 2 बार मिली है, और ए को भी, ए को 2 बार फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी, और बी को भी 2 बार फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी मिली है। ठीक है, अब तो सेम हो गया। मान लो कि अगर बी को 3 बार मिल गई होती, ठीक है, बी को 3 बार मिली होती तो बी पहले ही उसमें विन होता। ठीक है, जब पहली वोटिंग हुई तो बी जो है वो विन हो जाएगा। पहली काउंटिंग, वोटिंग तो एक बार होगी, फिर काउंटिंग होती है। तो अगर बी को भी, अगर फॉर एग्जाम्पल देखिए इधर भी ए को होता, ठीक है, इसने भी पहली प्रायोरिटी बी को रखा होता, तो पहली ही काउंटिंग में बी जीत जाता। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि ए को भी 2 वोट मिले और बी को 2 वोट मिले, तो पहले नंबर पे जिन्होंने रखा तो 2 बंदों ने ए को रखा, 2% ने बी को रखा। अब किस तरीके से देखा जाए तो इसके लिए सेकंड काउंटिंग की जाएगी। सेकंड काउंटिंग के लिए जो सी है उसको तो हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो पहले ही लिस्ट में है ही नहीं, पहले में नहीं है, तो सेकंड में कहां से होगा। वो देखना है कि सेकंड कितने के पास है। तो ए के पास सेकंड जो है एक बार भी नहीं है, बी के पास सेकंड जो है वो 2 बार है, 2 बार है, और इनके पास ए के पास 0। तो सीधी सी बात है, कौन जीता कि सेकंड प्रायोरिटी किसकी, सेकंड प्रायोरिटी कौन है, तो बी है। तो बी जो है वो फर्स्ट काउंटिंग में नहीं जीता, ठीक है, वो सेकंड काउंटिंग में बी जो है वो जीत गया। तो बी को क्या बना दीजिएगा, प्रेसिडेंट। तो होप करता हूँ ये समझ आया होगा किस तरीके से हमने ये लिया। ठीक है, ए को कितने वोट मिले, बी को और सी को। इसमें एक और चीज होती है, एक तो प्रोपोर्शनल पे, सेकंड इसमें आता है सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड। सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड क्या होता है, पहली बात तो 1% का एक ही बोर्ड होगा, पहली चीज। दूसरी, फॉर एग्जाम्पल की मान लो कि सी जो है वो वैसे भी वो नहीं हो रहा, तो वो अपने बोर्ड शेयर करता है। अगर उसने बोर्ड अपने बी को शेयर कर दिए तो जाहिर सी बात है बी के पास ये भी आया ये भी आया। अगर उसने ए को शेयर किया होता सी ने, तो जाहिर सी बात है 2 और 2, इनके पास भी 2, फिर से 2 हो जाते, फिर हम 3 पे काउंटिंग करते। तो सी का क्या मतलब, वो अपनी बोर्ड जब शेयरिंग करता है और 1% का एक ही बोर्ड होता है, उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड। देन हम देखते हैं, ऐसे हमने पढ़ा कि एमएलए जो है, यहाँ पे पार्लियामेंट में तो सारे एमपी होंगे और यहाँ पे जो होंगे वो एमएलए होंगे। तो एमपी और एमएलए की जो बोर्ड की कैलकुलेशन होगी वो किस तरीके से की जाएगी, क्योंकि एमएलए का जो वोट होगा वो तो ऐसे नहीं कह सकता ना कि एमएलए का वोट एमपी के बराबर हो। एमएलए ने, एक एमएलए ने वोट दिया और एक एमपी ने वोट दिया तो बराबर हो, तो फिर एमएलए और एमपी में क्या फर्क रह गया, फिर तो उनमें कोई फर्क ही नहीं है। तो एमएलए और एमपी में जो वोट है उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया था वो देते हैं। सो एक एमएलए का जो वोट है वो कम से कम 4 से 5 लाख लोगों के वोट के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल जो जनता है, जनता जब 4 से 5 लाख जनता जो है वो 1% को चुनेगी, उसके वोट के बराबर वोट होगा किसका, एमएलए का। ठीक है, और सेम एमपी का जो वोट होगा वो 10 से 11 लाख अप्रोक्सीमेटली। जैसे अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एमपी खड़ा है तो एक डिस्ट्रिक्ट की जो कैलकुलेशन होती है वो 10 से 11 लाख होते हैं। हर स्टेट का अलग अलग होता है, क्योंकि हर स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट है। अब यूपी की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो अगर आप बोलोगे कि बाकी किसी और राज्य से उसका कंपैरिजन करना, मध्य प्रदेश से या फिर राजस्थान से उसका कंपैरिजन करना या फिर तमिलनाडु से, तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यूपी की खुद की पॉपुलेशन जो है वो 22 करोड़ प्लस होगी। तो उसके साथ उसका कंपैरिजन करना बाकी स्टेट्स का, तो वो तो मूर्खता होगी, वो नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ एक जनरल एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। जब एमएलए की बोर्ड की हम बात करते हैं तो 4 से 5 लाख वोट कैसे हुई, जितनी टोटल पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट मान लो जितनी भी होगी आपके स्टेट का, आप अपने हिसाब से निकाल लेना अपने स्टेट की। तो पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट कितनी है, टोटल एमएलए कितने, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो निकल जाएगी कि एमएलए की बोर्ड के इलेक्शन। उसी तरीके से एमपी की बोर्ड के इलेक्शन, जो एमपी जो बोर्ड है उसकी क्या होगी, टोटल एमएलए जो होंगे, ठीक है, अपॉन जो एमपी होंगे वहां के मल्टीप्लाई 1000 के साथ करेंगे तो टोटल एमपी की निकल जाएगी। एमपी की, एक एमएलए की अगर वैल्यू 4 से 5 लाख है, ठीक है, तो एमपी की जो है वो डबल हो जाती है, तो 10 से 11 लाख जो होगी अप्रोक्स जो होगी एमपी के बोर्ड की वैल्यू होगी। उसके बाद हम चलते हैं सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी क्या होता है, जब हम सिक्योरिटी मनी की बात करते हैं, जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं, ठीक है, किसके लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जब कोई भी खड़ा होगा, हर किसी को जो है, हर मैं भी खड़ा हो सकता हूँ, आप भी खड़े, जिसका मन है वो खड़ा हो सकता है। बट मेनली क्या है, पहली चीज कि पहले ऐसा हुआ करता था कि कोई भी अपनी मर्जी से खड़ा हो जाता था, बट उसमें फिर चेंजिंग की गई। चेंजिंग किस लिए की गई, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा मन कर रहा कल को, तो मैं उठ के गया ना जहां से, और मुझे तो मेरे घर वाले ही वोट ना दे, ठीक है, मेरे घर वाले वोट ना दे तो एमपी और एमएलए कहां से मुझे वोट देंगे। तो कोई ऐसा व्यक्ति चला गया, जैसे कि अभी दिल्ली में घटना हुई थी तो न्यूज में देख रहा था ना, तो वो डायरेक्ट पिछली इलेक्शन की बात है मेरे हिसाब से, तो वो प्राइम मिनिस्टर के लिए उसने चयन किया था, और जब इलेक्शन हुई, इलेक्शन का रिजल्ट आया तो 3 वोट पड़े हुए थे। और दुख की बात तो ये थी कि उसके जो फैमिली के मेंबर थे वो खुद 9 थे, और घर वाले 9 हैं और वोट 3 है, और वो इंसान रो रहा है
कि एटलीस्ट मुझे लगा था बहुत कम तो 20-25 तो मिलेंगे ही, बट यहाँ तो मेरी फैमिली के लोगों ने ही वोट नहीं दिया। तो सोचने वाली बात है कि कैसा लगा होगा उस व्यक्ति को। इसी तरीके से जब उसकी बात होती है तब डायरेक्ट ऐसे नहीं आप कर सकते कि आपको इलेक्शन के लिए आप चूज कर लीजिएगा प्रेसिडेंट, कोई भी खड़ा हो सकता है, सिर्फ एक शर्त कि कम से कम भी 50 जो MP हैं वो आपके साथ हों। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं पार्लियामेंट में चाहता हूँ कि मुझे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए चयन होना है, तो मेरे साथ 50 जो MP हैं वो मेरे साथ होने चाहिए। अगर वो कहें कि सर इसको इलेक्शन के लिए खड़ा कर दिया जाए, तब मैं जाके खड़ा हो जाता हूँ। पहली प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी, एक सिक्योरिटी मनी होती है। सिक्योरिटी मनी की इतनी बड़ी बात नहीं होती, पहले तो वही पास नहीं होगा, जनरली जो वही कर पाएगा जिसके साथ। तो 50 MP खड़ा होना मतलब कि एक पूरी सरकार, और 50 MP की पावर आप समझ सकते हो कितनी होगी, ठीक है, पहला वो। दूसरा एक सिक्योरिटी मनी, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपोजिशन का कोई व्यक्ति खड़ा होगा या रनिंग गवर्नमेंट का, तो उसको जो है 15,000 रुपए पहले जो कि फिल करने पड़ेंगे एज ए सिक्योरिटी मनी। 15,000 कुछ नहीं होते, बात तो सही है कि 15,000 तो कोई भी दे देगा, इससे तो अपनी मर्जी से कोई भी हटा सकता। पहले आपको वो वाली प्रायोरिटी पूरी करनी होगी, मान लो आप वो भी कर लेते हो फिर तो 15,000 दे सकते हो। बट आप सोच रहे हो कि 15,000 इतनी छोटी वैल्यू, 15,000 छोटी वैल्यू तो है, बट मान लो कि आपके 15,000 जब्त हो गए। जब्त किस लिए होते हैं, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो, ड्राइविंग करते टाइम आपके लाइसेंस नहीं है, या फिर मान लो कुछ ऐसे आप ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हो, तो अब से जो चलान लिया जाएगा तो वही उसी के तरीके से चलान की तरह होता है। तो एक शर्मिंदगी के तौर पे इसको लिया जाता है कि अगर आपके पैसे डूब गए 15,000, तो उस व्यक्ति की बहुत शर्मिंदगी, बहुत जो है शर्मनाक घटना उसके साथ होगी कि उसके 15,000 डूब गए। पैसों की बात नहीं, उसकी इज्जत की बात है कि मेरे 15,000 किस में गए, मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हुआ था और मेरे को हार मिली, मुझे इतने भी वोट नहीं मिले। और हारने पे नहीं, एक होता है कि वो हारा, एक होता है उसके पैसे डूब गए, पैसे वापस मिल जाते हैं। कब पैसे मिल जाते हैं वापस, जब उसको 1/6 वोट्स मिल जाते हैं, जितने टोटल वोट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो, मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता है, 60 वो है, 60 वोट है, अगर उसमें से 6 से डिवाइड करते हैं तो अगर 10 वोट मिल गए तो मान लो वो इसके लायक है कि उसको वापस से पैसे मिल जाएंगे। और मान लो उसको 10 वोट भी ना मिले, वही उस व्यक्ति की तरह 9 मेंबर हैं और 3 वोट मिले, तो शर्मिंदगी की बात है, जिन्होंने खड़ा करा था उन्होंने हरा दिया। तो कितनी शर्मिंदगी की बात उस व्यक्ति के लिए कि जिसके घर के 9 व्यक्ति हों और 3 वोट मिल रहे हैं उसको। तो इसी तरीके से 1/6% वोट, 1/6 वोट भी ना मिले तो फिर तो बहुत शर्मिंदगी की बात है कि आप इतने बड़े नेता होके और आपके पास इतने वोट नहीं। तो ये मेनली क्या बेइज्जती वाली बात हो जाती है। और मिनिमम वोट की अगर बात की जाए, 1/6 तो देखा हमने, देखो अगर हम मिनिमम वोट निकालना हो तो टोटल कितने वोट है, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर कितने कितने व्यक्ति जो वोट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होगा कि जितने लोग टोटल जो वोट होंगे, फॉर एग्जाम्पल की 500 वोट है, 500% है जो पार्लियामेंट में आए हैं, तो टोटल कितने 545 है, तो बाकी के 45 तो आए ही नहीं। कई बार होता है ना कि वो डेली जरूरी थोड़ा ना कि वो आएंगे ही, कई बार छुट्टी पे भी हो सकता है, कुछ इमरजेंसी हो सकती है, घर पे कोई बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो वोट उनका मन ना हो कि इनको दिया जाए इनको दिया जाए, वो फंसे हुए तो किसी को भी ना दे। तो जब टोटल नंबर की बात हो कि मतलब जो नहीं आए हैं उनको लेके, तो टोटल वोट कितने थे, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने डाले गए उसको प्लस करेंगे 1 के साथ और इनको प्लस करेंगे 1 के साथ, ठीक है। टोटल वोट अपॉन टोटल नंबर प्लस 1 और इन पूरे उसका प्लस करेंगे 1 के साथ, तो उसको कहते हैं मिनिमम वोट। और मिनिमम वोट की वैल्यू होती है 2.5 लाख, 2.5 लाख अप्रोक्स जो है वो को चाहिए, सॉरी 2.5 नहीं होगा, 25 होगा, मिनिमम 25 लाख जो है अप्रोक्स। मतलब कि अगर आपको एमएलए की बात की जाए तो कितने एमएलए वोट करेंगे, कम से कम भी 5 से 6 जो एमएलए हैं वो पर वोट करेंगे, तो इस तरीके से जो है मिनिमम वोट निकल ले जाते हैं। और आर्टिकल 55 वही मैन ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि हमें पूरा समझा किस तरीके से ये प्रोसेस होता है, उसको हमने देख लिया डिटेल में, ठीक है। होप करता हूँ इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट की वो किस तरीके से होती है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 55 तक आपको समझ आएगा। अब हम चलते हैं 55 से लेकर 62 तक, आगे नेक्स्ट क्या उसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है ये काफी लेंथी वो है, ठीक है, आप अगर पूरा डिटेल में नहीं समझोगे तो आपको समझ नहीं आएगा इतना अच्छे, तो ये समझना जरूरी है। हम इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते कि आपको सिर्फ आर्टिकल बता दें और आगे निकलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रोपोर्शनल वे से क्वेश्चन आता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इधर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये चीजें पूछी जाती है। सो हमारा जो लोकसभा है, राज्यसभा है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको पूछा था। तो हम नेक्स्ट चलते हैं 55 पर, आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 क्या बोलता है, आर्टिकल 56 बोलता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वो कितने सालों के लिए उनको नियुक्त किया जाएगा। सो कितने सालों के लिए उनको नियुक्त किया जाता है, 5 सालों के लिए। 5 सालों से ज्यादा भी वो कर सकते हैं और दोबारा फिर से वो इलेक्शन लड़ते हैं और फिर से वो जीतते हैं तो वो कर सकते हैं। और इसकी चर्चा किस में है, 57 में। 57 बोलता है एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन,
दोबारा फिर से इलेक्शन में खड़े होने की एलिजिबिलिटी है। अगर आप फिर से जीत सकते हो तो आप खड़े हो सकते हो, अगर आपको फिर से कोई खड़ा कर रहा है तो आप हो सकते हो। और अभी तक के इंडिया के इतिहास में सिर्फ दो ही, जो एक ही प्रेसिडेंट है जो कि 2 बार रहे हैं प्रेसिडेंट, वो है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे प्रथम प्रेसिडेंट भी हैं, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी राजेंद्र प्रसाद है। और राजेंद्र प्रसाद जो है वो इकलौते प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने कि 2 बार टेन्योर जो है वो काटा, ठीक है, 10 साल के लिए। बाकी हर किसी ने 5 5 साल के। तो मेनली जो टर्म देखी जाए तो वो 5 साल के लिए होती है, ठीक है। और दूसरी बार वो फिर से इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं और जीते तो फिर से प्रेसिडेंट बनेंगे। आर्टिकल 58 बोलता है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि कुछ भी एग्जाम देने के लिए, अगर आपको CHSL या SSC के कुछ पेपर्स देने हो वो 12th के बेसिस पर होते हैं, CGL का देना हो तो ग्रेजुएशन के बेसिस पर होता है, कुछ 10th के बेसिस पर पेपर होता है, क्वालिफिकेशन मांगते हैं ना आपसे। तो इस क्वालिफिकेशन के बेसिस पर जो है, हाँ, वो बात अलग है कि प्रेसिडेंट और MLA और MP के इलेक्शन के लिए पढ़ाई की कोई वो नहीं देखी थी, कितना पढ़ा देखा, 12th पास हो वो भी चलेगा, ठीक है ना, वो उतना नहीं देखा था। जैसे कि एक कहावत ही मैंने कहीं पे सुनी थी, शायद किसी मूवी में थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जैसे कि जिनका मेडिकल होता है या फिर नॉन मेडिकल, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और इनको डिटेल में पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री को, तो वो फॉर एग्जाम्पल एक पोस्ट पे हैं, वो इस पोस्ट पे हैं। और वहीं दूसरा जो भी है, कुछ भी हो सकते हैं किसी कंपनी में या फिर गवर्नमेंट में, मान लो कि वो CGL निकालता है इस तरीके का पेपर, ठीक है। दूसरे होते हैं जो आर्ट्स रखते हैं, तो वो होते हैं जैसे कि वो डायरेक्ट क्या पढ़ते हैं, UPSC करते हैं, ठीक है, या फिर स्टेट का PSCS निकाल के और उनके हेड बन जाएंगे एज अ DM, या फिर वो वहीं जिन्होंने कि 12th करी होगी, 12th पास होंगे, वो बनेंगे MLA और MP, वो की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इनके ऊपर चीफ मिनिस्टर ये बन जाएंगे या प्राइम मिनिस्टर हो गए। मैं किसी को वो नहीं कह रहा हूँ, बट ऐसे ऐसे कहावत थी कहीं पे, ठीक है। तो वो MLA और MP बन जाएंगे। और सबसे कम पढ़े लिखे लोग जो कि शायद पढ़े भी नहीं होते, अनपढ़ इनको कह सकते हैं, जो कि बाबर मौलवी टाइप लोग, तो वो इनके ऊपर रहते हैं और इनके पास MLA और MP आते हैं और IAS UPSC ये वाले भी आते हैं और ये वाले भी आते हैं। तो सबसे ऊपर कम पढ़ा लिखा, उससे नीचे थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा, और उससे और पढ़ा लिखा, और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सबसे नीचे। इस तरीके से हमारे देश का जो सिस्टम है वो रन होता है। और देखा जाए तो मेनली होता भी है, सिर्फ कहने की बात नहीं, ऐसा हो भी रहा है इस तरीके। हाँ, बात यह है कि अब कुछ ऐसा थोड़ी बहुत चेंजिंग देखी जा रही है कि जो हमारे पॉलिटिशियन आ रहे हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे आ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी पढ़े लिखे, जैसे कि UPSC से रिलेटेड मैं इनको भी काफ़ी सुनता हूँ, सुधांशु त्रिवेदी करके एक वक्ता है BJP के, मैं काफ़ी पसंद करता हूँ कि उनकी जो सोच है और जो किसी विषय पे जो उनकी नॉलेज है वो काफ़ी, ठीक है। बट हम सारे नहीं, ठीक है, अलग अलग चेंजिंग होती है, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट हाँ अभी है नेचुरली कोई इंसान, तो मैं क्या कर सकता हूँ, UPSC के टॉपर रहे हैं एक टाइम के, तो भाई है उनमें वो वाले गुण, तो भी मैं अभी हर किसी की ये नहीं बोल सकता कि वो उस पार्टी, मुझे उस पार्टी से कोई लिंक नहीं, बट इंसान में जो है वो बात है, तो इस तरीके से होता है। सो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए प्रेसिडेंट के लिए। तो सबसे पहले वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का नागरिक होना चाहिए, किसी और पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसका कोई और बिजनेस हो, और उसका कोई और बिजनेस होगा या किसी जॉब से वो रिलेटेड होगा, तो वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट जब बन जाएगा तो जितना भी काम आएगा बाहर से किसी के साइन करने में, तो वो अपने ही बिल साइन करता रहेगा कि मेरी कंपनी को छोड़ दिया जाए, मेरी कंपनी का अगर घोटाला हुआ तो उसको माफ कर दिया, क्योंकि इसकी पावर से भी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक इंसान को अगर उसने क्राइम करा है और उसको मृत्यु दंड भी मिला है, ठीक है, फांसी की सजा मिले, तो वो भी माफ कर सकते हैं प्रेसिडेंट। और वो वहां तक माफ कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, कुछ अगर अपने घर का घोटाला हो गया या छोटी मोटी चीजों में तो माफ कर ही सकते हैं। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इस लेक्चर में तो हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि काफी लंबा लेक्चर आगे जो हो गया और अभी आगे बहुत सारा पढ़ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ही लेंगे, आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि उसमें जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उन जैसी चीजों की डिटेल में जो है हम पढ़ेंगे। 365 जैसे आर्टिकल हो गया, ठीक है, तो जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर इमरजेंसी की बात करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्टिकल को छोड़ के वही सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले ये देख लें कि किसी और पोस्ट पे नहीं होने चाहिए, 35 ईयर्स उनकी एज जो है वो 35 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, लोकसभा में खड़े हो सके, MP बन सके, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के, मतलब कि उनका ओहदा जो है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के बराबर हो। किसी पार्टी से अगर वो चूज करके आ रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं, तो वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इतना उनके पास क्षमता होनी चाहिए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, या फिर इस पार्टी के मतलब उतने वो लाइक हो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले के रह चुके हैं, तो उनको लोकसभा, साथ में 50 मेंबर्स पार्लियामेंट, ये हमने पहले समझा, और 50 ही मेंबर असेंबली में उनके सपोर्ट में होने चाहिए, उनको खड़ा करने में सपोर्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 59 में कंडीशन क्या रहेंगी प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए। प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसके लिए क्या कंडीशन रहेंगी कि आप प्रेसिडेंट बन जाते हो लेकिन आपको फिर भी वहां पर स्टेबल रहना है। स्टेबल के बारे में आपका जो है
आप उसके लायक हो, उसको आपने इलेक्शन तो जीत ली लेकिन आप उसके लायक हो भी नहीं हो, तो बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने बैंक से लोन लिया और वापस नहीं दे पाए, जहाँ फिर दिवालिया जिसको कहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। नॉट इन द मेंटल स्टेट, पागल या नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, मेंटल स्टेट सही होनी चाहिए, क्योंकि एक देश को रन करना है आपको। वैसा नहीं कोई पागल बैठा है और कल देश दे जितनी बार में है उड़ा दो पाकिस्तान को, वैसे दे दो ऐसा देश तो ठीक है, अच्छी बात है। पता है क्यों बूढ़े बूढ़े लोग क्यों आते हैं, प्राइम मिनिस्टर बूढ़े लोगों को क्यों बनाया जाता है? मतलब कि थोड़ी मैं इन्वॉल्व हुआ किसी के विरोध में, बट हाँ थोड़ी एज हो जाए, उनकी एज 50-60 हो, प्रेसिडेंट ऐसे लोगों को भी बनाया था, क्योंकि हमारे जैसे युवाओं को बना दिया, तो कोई 22 साल का 21 साल का तो गुस्से में दिमाग खराब हुआ, पाकिस्तान में कल कुछ करा तो अजमन करा भाई बैठते हैं, तो दो बंदे बैठे हैं, ऐसे सोच रहे हैं, और एक के मन में आया कि पाकिस्तान को उड़ा देंगे, दूसरा बोल रहा भाई सही तो है, उड़ा दो, गुस्से में उड़ा दिया, अगले दिन पता चला कि पाकिस्तान ही नहीं है। तो जो थोड़े समझदार लोग, जैसे कि समझदार लोग एज में जो बड़े हैं, उनको रखा जाता है, क्योंकि वो अभी तक शांत हो चुके होते हैं। तो बोलते हैं ना कि एक इंसान के अंदर वो गुस्सा और वो सब कुछ सहने की कैपेसिटी हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे किसी की अगर एग्जाम्पल लें, तो किसी की शादी नहीं हुई है, तो सबसे पहले जब पहले शादी नहीं होती तो काफी चक्कर लगाता है, आज यहाँ आज वहाँ, आज बाइक पे निकल रहा है, कल कार लेके कहीं निकल रहा है, शादी के बाद घर पे बैठा था आराम से, क्या भाया नहीं जो बीवी ने बनाया खाली, तो इस तरीके के। तो टाइम के बाद साथ जो एनर्जी है वो भी कम होती जाती है, और वो थोड़ा सोचना सही भी है, क्योंकि सोचना पड़ता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी देश पे हमला कर दो और कल को कोई दूसरा देश आके आपको मार जाए, तो वो भी देखना होता है। सिक्योरिटी मनी, जो कि हमने पहले पढ़ा कि सिक्योरिटी मनी देनी पड़ती है, किसी अदर जॉब पे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट सरकारी किसी और जॉब में हो, फॉर एग्जाम्पल वो यूपीएससी का कोई पर्सन है जिसने आईएएस निकाला हुआ है, और आईएएस निकालने के बाद वो बोल रहा है मुझे प्रेसिडेंट बना दो, तो आईएएस भी है और प्रेसिडेंट भी है, तो पॉसिबल नहीं है। 59 में हमने देखा। 60 में हम देखते हैं वो था एफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो तो लेते हैं ना जैसे कि मैं इंडिया का प्रेसिडेंट, अब से इंडिया का ध्यान रखूंगा, प्राइम मिनिस्टर भी लेते हैं। तो उसी तरीके से जैसे कि आप सबने बचपन में काफी बार ली होगी, मैं भारत का नागरिक और भारत की एकता अखंडता को वो रखूंगा, करता कोई नहीं है, बट हाँ ठीक है, कहने को बट करना भी चाहिए। तो जो उनको ओथ दिलवाते हैं वो कौन दिलवाते हैं? सीजीआई। सीजीआई कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ होंगे वो जो प्रेसिडेंट को है उनको वो दिलाते हैं, ठीक है। किसका काम है? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका। देन 60 हमने देख लिया, अब चलते हैं हम 61 पे। तो 61 क्या है? प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये सबसे खतरनाक पार्ट है पूरे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे खतरनाक पार्ट है प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। टिल नाउ नो इम्पीचमेंट, आज तक एक बार भी इम्पीचमेंट नहीं हुआ। इम्पीचमेंट मतलब और प्रेसिडेंट जैसे कि हम किसी को रिजाइन कर देते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का मन करा तो ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको साइड करो, रिजाइन कर दो। कोई भी सेक्रेटरीट हो गया, सेक्रेटरी लेवल का कोई पर्सन होगा उसको भी कर देंगे। यूपीएससी में अगर कोई होगा तो प्रेसिडेंट साइन करवा के उसको भी करवा देंगे। यूपीएससी का अगर कोई मतलब मेंबर है, या फिर यूपीएससी करके कोई जैसे कि आईपीएस है, आईएएस है, उसको भी हटाया जा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट को कैसे हटाएंगे? देश के राजा को हटा दोगे तो देश कैसे रन होगा? तो देश के राजा को हटाने के लिए आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा, और उसी को कहते हैं इम्पीचमेंट। क्यों बोलते हैं उसको? इम्पीचमेंट। रिजाइन नहीं बोलेंगे कि रिजाइन करवाना उनको या फिर उनको बाहर निकालना, तो उनको बोलते हैं इम्पीचमेंट। उसके लिए स्पेशल बॉडी यूज हुआ इम्पीचमेंट, और स्पेशल उसके लिए प्रावधान है 61 में। कहता है कि जब आपको किसी को प्रेसिडेंट को हटाना हो तो सबसे पहले आपके पास 1/4% वोट पार्लियामेंट के होने चाहिए, मतलब 25% आपके वोट जो है आपके हिस्से में हो। अगर 25% वोट आपके साथ हो तब आप प्रपोजल ला सकते हो, सिर्फ पास नहीं करवा सकते, प्रपोजल कि हमें प्रेसिडेंट को हटाना है। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए सिर्फ 25% वोट चाहिए। 25% वोट होंगे, 50% तो किसके लिए चाहिए? इलेक्शन को जीतने के लिए, आप एक रनिंग गवर्नमेंट को चलाने के लिए 50% चाहिए, 271 वोट्स, और 25% उसके आधे, मतलब कि मान लो कि 150 वोट, तो 150 वोट चाहिए आपको सिर्फ किसके लिए? प्रपोजल लाने के लिए। देन पास करने के लिए कितने होने चाहिए? 2/3, 66% ऑफ द बोर्ड। 66% ऑफ द बोर्ड कितने होंगे? 300 से प्लस। हाँ, अभी की जो रनिंग गवर्नमेंट है वो ला सकती है, क्योंकि एनडीए में लगभग 300 प्लस जो है सीट्स हैं, 303 तो उनकी खुद की हैं, तो 320 प्लस, और वो चाहे तो वो इस बिल को पास करवा सकते हैं। बट जरूरी नहीं कि उनके सभी मेंबर्स आए इसमें, तो वो भी देखना था। तो कम से कम भी 66% बोर्ड चाहिए उसे पास करवाने के लिए, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, दोनों में। लोकसभा में 66% और राज्यसभा में 66%। अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा? लोकसभा से स्टार्ट होगा या राज्यसभा? कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल जब इमरजेंसी होती है तो वो बिल जो होते हैं वो लोकसभा से पास होते हैं, राज्यसभा से नहीं होते, कुछ राज्यसभा से पास होते हैं। इसी तरीके से जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट बिल है, ठीक है, ये सबसे पहले कहाँ जाता है?
ये सबसे पहले जो पास होगा, ये लोकसभा से स्टार्ट करो या राज्यसभा से, दोनों से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है कि आप लोकसभा से ही करो या राज्यसभा। फर्क इतना है कि लोकसभा से करोगे तब भी 66% वोट चाहिए पास करने के लिए और 25% प्रपोजल के लिए, और राज्यसभा में सेम, राज्यसभा में 25% वोट जो है वो प्रपोजल के लिए और 66% उसके लिए पास करने के लिए। तो स्टार्ट हो सकता है बाधा हाउस से, दोनों हाउस से, राज्यसभा से या फिर लोकसभा से। और इसमें असेंबली का जब वोट देते तब असेंबली जो स्टेट की असेंबली थी उसका काम था, बट अब यहाँ पे असेंबली का कोई काम नहीं है, असेंबली यहाँ पे इसको हटा नहीं सकती। देन जब भी हमें ये प्रपोजल लाना होगा तो प्रपोजल लाने से 14 दिन पहले, 14 डेज बिफोर द प्रपोजल, वी हैव टू, किसको बताना होगा, टेल द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को हमें 14 दिन पहले ही बताना पड़ेगा कि हम आपके लिए प्रपोजल लेके आ रहे हैं, आपको हटाने के लिए हम प्रपोजल लेके आ रहे हैं। तो सतर्क हो जाइए। 14 दिन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि जरूरी नहीं हम क्यों गलती हो, वैसे आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है बीच में, तो कैसे हम बता सकते हैं, बट हाँ 14 दिन दिए जाते हैं कि अगर जो हमने कुछ आप पे रोक लगाई कि आप इस लायक नहीं हो प्रेसिडेंट, क्योंकि ऐसे तो प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जाएगा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई होगी, तो आप हमें साबित करो, अगर वो गड़बड़ी नहीं हुई तो आप साबित करो। 14 दिन इसलिए आपको दिए जाते हैं। तो 14 दिन दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को पहले, जब भी प्रोसेस जो स्टार्ट होगा उससे पहले 14 दिन दिए जाएंगे, उनको बता दिया जाएगा कि आपके खिलाफ इम्पीचमेंट को लाया जा रहा है। तो ये रहा इम्पीचमेंट 61 में। होप करता हूँ डिटेल में ये भी समझ आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 62, जो कि लास्ट आर्टिकल है हमारा, किसका, प्रेसिडेंट का लास्ट आर्टिकल है 62। ठीक है, 61 तक जो मेनली होता है, 62 में नेक्स्ट जो है तो बोलता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। जब प्रेसिडेंट, जो पुराना प्रेसिडेंट होगा कोई भी, जब वो उनका टाइम पीरियड खत्म होगा तो उनके टाइम पीरियड रहते रहते हमें एक नए प्रेसिडेंट को लेकर आना पड़ता है। जैसे ही उनका पीरियड खत्म होगा तो उससे पहले पहले इलेक्शन हो जानी चाहिए, और जिस दिन उनका लास्ट डे होगा उस दिन नए प्रेसिडेंट को जो है वो नियुक्त कर दिया जाएगा। और नए प्रेसिडेंट को उसी दिन नियुक्त करना कैसे पॉसिबल होगा, जब पहले प्रेसिडेंट के होते हुए इलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो पहले प्रेसिडेंट के होते हुए इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, और उससे पहले वाले अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे उनको एज अ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट कुछ इमरजेंसी भी हो सकता है, इमरजेंसी या फिर कुछ भी देश पे अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी वाला सीन हो जाए तो क्या करेंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट को क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट को ऐसा प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। और मान लो अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो फिर कौन बनेगा, तब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों ही नहीं होंगे, तब बनाया जाएगा इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको डायरेक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा, सिर्फ कुछ पीरियड के लिए। मेन वो प्रेसिडेंट नहीं होंगे, बट हाँ उनकी जो पे होगी, जो सैलरी होगी, जो उनको सुविधाएं मिलेंगी वो प्रेसिडेंट वाली मिलेंगी, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं होंगे, वो कुछ उस पीरियड तक जब तक नए प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं किया जाता। सो प्रेसिडेंट की जो है और कितने पीरियड में उनको फिर से करना होता है, नेक्स्ट 6 महीने में प्रेसिडेंट की जो है वो तो फिल करनी ही पड़ेगी वैकेंसी, अगर नहीं करते। पहले तो प्रावधान ये है कि प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट के रहते ही दूसरे प्रेसिडेंट को लाया जाए, और इनकेस अगर ऐसा नहीं होता तो 6 महीने के अंदर प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो और प्रेसिडेंट को चूज किया जाए। ठीक है, और अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे, सही। और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है देन कौन जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ है उनको एज अ प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। तो होप करता हूँ कि प्रेसिडेंट का हमने जितना भी समझा डिटेल में 52 से लेकर 61 तक, 62 को हमने डिटेल में समझ लिया अच्छे से। उसमें जो जो चीजें जैसे कि कंडीशंस रही, फिर इम्पीचमेंट रहा, इलेक्शन रही, ठीक है, मैनर रहा, उसका जो तरीका था वो हमने डिटेल में समझा। ठीक है, होप करता हूँ आपको वो सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। कहीं पे अगर आपको कहीं कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट में हमें बताएं, हम डिटेल में उस चीज पे ही टॉपिक लेकर आ जाएंगे। और रही बात, हमने जैसे स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि हम क्या करेंगे लेक्चर की स्टार्टिंग में कि प्रेसिडेंट को आज खत्म कर लेंगे और नेक्स्ट हम वाइस प्रेसिडेंट पे शिफ्ट करेंगे, बट पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि काफ़ी ही लेक्चर आगे 40 मिनट से ऊपर चला गया है। तो अगर हम अभी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पे जाएंगे कि प्रेसिडेंट के पास कौन सी गाड़ी होती है, कहाँ वो रहते हैं, कौन कौन सी पावर्स हैं, तो प्रेसिडेंट के पास काफ़ी पावर्स हैं, फाइनेंशियल एमरजेंसी की, एमरजेंसी अलग अलग जो भी हैं, इंटरनल एक्सटर्नल एमरजेंसी। ठीक है, तो उनका जो वेतन है हर चीज़ पे काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो आज उस पर नहीं जाएंगे, एक नेक्स्ट वीडियो उस पर लेकर आ जाएंगे। कम से कम भी आधे 1 घंटे की वीडियो रहेगी वो भी, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल में कुछ चीज़ें हम बताएंगे आपको। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो आज के लिए इतना रखते हैं, प्रेसिडेंट को हमने अच्छे से मिले, नेक्स्ट हम देखते हैं जो पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट है। ठीक है, सो धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।